हेलो स्टूडेंट, आप मोहम्मद साकिब आसमी, योर बायोलॉजी टीचर। तो स्टूडेंट, अभी तक आपने इम्यून सिस्टम को आई होप कि एकदम अच्छे से पढ़ लिया होगा और एक अच्छे से समझ भी लिया होगा कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो क्या करता है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। कैसे प्रोटेक्ट करता है? वो कोई भी एंटीजन, कोई भी पैथोजन जब हमारी बॉडी के अंदर इंटर करता है तो ये उसको आइडेंटिफाई करता है, उसको किल करता है, साथ ही साथ उसकी मेमोरी को भी बना देता है, जिससे क्या होता है कि फ्यूचर में वो अगर एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर इंटर करे तो उसको आसानी से पहचान के उसको किल किया जा सके। एक तो ये हो गया, लेकिन ये एक चीज़ और है, जो हमारा इम्यून सिस्टम उसकी कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी होती है। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा कि जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के टाइम पे इस कॉम्प्लेक्सिटी का इफेक्ट पड़ता है। साथ ही साथ आपका जो एलर्जिक रिएक्शंस हमारी बॉडी में होते हैं, और आपने पिछले वाले लेक्चर में मैंने जब आपको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के बारे में बताया था, जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम हमारा ही दुश्मन बन जाता है और कुछ इस तरीके से दुश्मन बनता है कि वो हमारी सेल्स को, इंपॉर्टेंट सेल्स को किल करता है, और जिसकी वजह से रिमोटॉइड आर्थराइटिस, हाशिमोटो डिजीज और डायबिटीज टाइप 1 जैसी बीमारियां देखने को मिल जाती है हमारी बॉडी में। और रीज़न भी वो जेनेटिक और अननोन रीज़न हो सकते हैं उसके। ओके, तो आज का लेक्चर जो है हम उसमें ये डिस्कस करने वाले हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम आखिर किन किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है। तो आज का जो टॉपिक है वो है इम्यून सिस्टम इन बॉडी। इम्यून सिस्टम इन द बॉडी। इम्यून सिस्टम इन द बॉडी। तो हमें इम्यून सिस्टम को पढ़ना है, हमारी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है उसको पढ़ना है। 2-3 दिन से मैं लेक्चर बना नहीं पा रहा था, थोड़ा से फीवर और स्टोन की भी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से मैं थोड़ा परेशान रहा। तो खैर आज फ्री हूँ तो उसको देख लेते हैं। तो इम्यून सिस्टम क्या है, इम्यून सिस्टम किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ, मैं उनको सिंपल तरीके से एकदम आसान लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखो, हमारा इम्यून सिस्टम किससे मिलकर बना हुआ है? जिन ऑर्गन से मिलकर बनता है उनको हम बोलते हैं लिम्फोइड ऑर्गन। पहला तो हो गया लिम्फोइड ऑर्गन, दूसरा हो जाएगा लिम्फोइड टिश्यू, तीसरा हो जाएगा आपका लिम्फोइड सेल्स, और इन लिम्फोइड सेल से बनाए गए कुछ स्पेशल टाइप के प्रोटीन। नंबर 4 वो प्रोटीन, और जिन प्रोटीन का नाम क्या है? एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबुलिन। आप जानते ही हो एंटीबॉडीज। ओके, तो एंटीबॉडी, तो हमने एंटीबॉडी को ऑलरेडी पहले ही पढ़ लिया। चलो हटा देते इसको। लिम्फोइड सेल्स, जिनमें हम बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स को ऑलरेडी पढ़ चुके और इनके बारे में हमने समझ भी लिया है, तो इनको भी हटा देते हैं। तो आज हम सिर्फ किसके बारे में पढ़ते हैं? लिम्फोइड ऑर्गन, सॉरी यहाँ पे ऑर्गन लिखना मैं भूल गया। लिम्फोइड ऑर्गन्स और लिम्फोइड टिश्यू, लिम्फोइड ऑर्गन एंड लिम्फोइड टिश्यू के बारे में बात करते हैं। तो लिम्फोइड ऑर्गन जो है हम उनको देखेंगे, ये एक्चुअली 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी होते हैं, सेकेंडरी होते हैं। और प्राइमरी में कौन कौन से लिम्फोइड ऑर्गन्स पाए जाएंगे, सेकेंडरी में कौन कौन से लिम्फोइड ऑर्गन्स पाए जाएंगे, उनको हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम आज टिश्यू को भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि टिश्यू में एक एग्जाम्पल जो दिया हुआ है वो माल्ट का एग्जाम्पल दिया हुआ है, MALT, माल्ट, जिसका फुल फॉर्म है म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। तो इस टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, जो ऑलरेडी 50% के आसपास कवर करता है लिम्फोइड टिश्यू का। लिम्फोइड टिश्यू अगर हमारी बॉडी में 100% पाया जा रहा है तो उसमें से 50% कौन सा होता है? माइल्ड होता है। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है लिम्फोइड टिश्यू को पढ़ने का। तो ये लिम्फोइड टिश्यू में एक लिम्फोइड टिश्यू माइल्ड को पढ़ लेंगे, बाकी लिम्फोइड ऑर्गन्स को पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये सारे मिलकर हमारे इम्यून सिस्टम को बनाते हैं। ओके, आगे देखते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लिम्फोइड ऑर्गन से। तो हमारा जो लिम्फोइड ऑर्गन्स होता है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, आपके एनसीईआरटी ने किया है। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में आपका दिया क्या है एक्चुअली? तो एक तो आपका 2 इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देख लेते हैं प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स जो होते हैं उनका फंक्शन ये होता है कि यहाँ पे लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन होना है, लिम्फोसाइट सेल्स का फॉर्मेशन होना है। लिम्फोसाइट सेल्स जो आपकी है उनका फॉर्मेशन कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा। साथ ही साथ उनका मैच्योरेशन वहां पे होना है। तो 2 चीजें आप याद रखें, यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स, फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स, ये 2 चीजें यहाँ पे होनी है। मैच्योरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स,
तो लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन होना है और लिम्फोसाइट्स का मैच्योरेशन होना है। और इसमें जो ऑर्गन लिए जाते हैं वो आपका पहला तो हो जाएगा बोन मैरो। बोन मैरो मैं सबको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। और सेकंड आपका जो पढ़ेंगे वो होगा आपका थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड। तो आप यहाँ पे दो ऑर्गन ऐसे पढ़ेंगे जो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में कंसिडर किए जाते हैं। एक तो आपका बोन मैरो होगा, दूसरा थाइमस ग्लैंड। अब बोन मैरो होता क्या है, आपने पहले भी पढ़ा होगा बोन मैरो के बारे में क्लास जब 11th में रहे होंगे, पिछले साल जब आपने पढ़ा होगा एनिमल टिश्यू वाला, तो उसमें आपने बोन मैरो के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। तो बोन मैरो क्या होता है ना, हमारी बॉडी में लगभग 4% बोन मैरो पाया जाता है। हमारी बॉडी में जो भी जितने भी हमारी बॉडी का मास है उसमें 4% क्या होता है, बोन मैरो का होता है। और हम ये कहाँ पे पाए जाते हैं, जो इलांगेटेड बोन्स होती है, जो लंबी लंबी बोन्स होती है हमारी बॉडी की लंबी वाली, जैसे ह्यूमरस हो गया, फीमर हो गया, रेडियस अल्ना हो गया, टिबिया फ्यूबुला हो गया, इन सब की बोन्स में एक स्पंजी स्ट्रक्चर होता है। इन सारी की सारी बोन में एक स्पंजी स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, बोन मैरो। इसमें स्टेम सेल्स पाई जाती है और जिनकी एबिलिटी क्या होती है, ये हर टाइप की ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस कर सकती है। साथ ही साथ ये कौन सी सेल को बनाती है, ये बनाती है लिम्फोसाइट्स को, लिम्फोसाइट्स को बनाती है। अभी लिम्फोसाइट्स का डिफरेंशिएशन नहीं हुआ, ये मैच्योर नहीं हुए, डिफरेंशिएट नहीं किए, बस इनका फॉर्मेशन हो गया, लिम्फोसाइट्स बनी है। बाद में ये बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स बनेंगी। देखो दो जगहों पे ये इनका ये मैच्योर फॉर्मेशन तो हो गया लिम्फोसाइट्स का। अब मैच्योर जहां पे होंगे उसी के हिसाब से इनका नाम पड़ेगा, या तो बी लिम्फोसाइट्स हो गया, वेदर इट विल बी टी लिम्फोसाइट्स। तो बी लिम्फोसाइट्स कब होंगे, जब इनका फॉर्मेशन भी बोन मैरो में हुआ है, साथ ही साथ मैच्योरेशन भी बोन मैरो में होगा। तो बी फॉर बी बोन मैरो, तो इनका नाम पड़ जाएगा बी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स। लेकिन अगर फॉर्मेशन आपका बोन मैरो में हुआ है बट मैच्योरेशन कहां पे हुआ है, इनको मतलब कि वो सेल, क्योंकि लिम्फोसाइट्स इमेच्योर सेल्स है, ये अभी किसी भी एंटीजन के अगेंस्ट काम नहीं कर सकती है। इनको क्या बनना है, इनको बनना है आपका जो एंटीजन, वेट अ मिनट, एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स बनना है, जो आपका बी लिम्फोसाइट्स है, टी लिम्फोसाइट्स है। मतलब इनको क्या किस में बदलना है, एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स। तो एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स में इनको बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, पहले फॉर्मेशन हुआ बोन मैरो में, मैच्योरेशन कहां पे होगा, अगर बोन मैरो में होगा तो भी ये एंटीजन सेंसिटिव, बट अगर बोन मैरो में हुआ है तो ये बी लिम्फोसाइट्स है। और दूसरी वाली अगर थाइमस ग्लैंड में इनका मैच्योरेशन हुआ है तो ये दूसरी टाइप के एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स बनेंगे, जिनका क्या नाम है, टी लिम्फोसाइट्स। तो बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स दोनों जो है वो कौन सी है, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स, ये एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स है। मतलब ये वो पार्ट होते हैं आपके प्राइमरी ऑर्गन्स, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, वो ऑर्गन्स होते हैं जहां पे इनका मैच्योरेशन फॉर्मेशन होता है और फिर उसके बाद उनको मैच्योर कर दिया। मतलब फॉर्मेशन आपका बोन मैरो में हो गया, लेकिन ये उन आर्मी की तरह से या फिर उस सोल्जर की तरह से होते हैं जिनको पहले से, वो तो पहले से आपका वो उसने पास कर लिया, टेस्ट पास कर लिया, एग्जाम पास कर लिया, लेकिन वो आप कहाँ पे जा रहा है, ट्रेनिंग के लिए कहाँ पे जा रहा है, वो जा रहा है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के पास जा रहा है। और प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स क्या करते हैं, इनको ट्रेन करते हैं, उनको दिखाते हैं कि आपको इस टेररिस्ट से, इस रॉबर से या फिर इस चेन स्नेचर से किस तरह से आपको डील करना है। वो यहाँ पे सिखाया जाता है, कहाँ पे, प्राइमरी ऑर्गन्स में। मतलब किस एंटीजन के साथ कैसा बिहेव करना है, उनको कहाँ पे सिखाया जाएगा, प्राइमरी ऑर्गन्स के पास सिखाया जाएगा, जिससे जो लिम्फोसाइट्स होती है वो हो जाती है एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट, जो आपकी बी लिम्फोसाइट्स होगी या टी लिम्फोसाइट्स होगी, बी फॉर बोन मैरो, क्योंकि उनका मैच्योरेशन भी बोन मैरो में हो गया। और अगर उनका मैच्योरेशन कहाँ पे होता है, थाइमस ग्लैंड में होता है, तो हम उसको टी लिम्फोसाइट्स बोल देते हैं। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया। तो याद रखें बोन मैरो कहाँ पे पाया जाता है और इनका फंक्शन क्या होता है। साथ ही साथ थाइमस ग्लैंड के भी बारे में आप जान ले। थाइमस ग्लैंड जो होता है वो हमारे हार्ट के नजदीक और ब्रेस्ट बोन के ठीक पीछे की तरफ पाया जाता है। तो
साथ ही वहाँ पे पाया जाता है, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसके, टी लिम्फोसाइट्स के मैचुरेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अच्छा, अब थोड़ा सा हम इसके आगे बढ़ के देख लेते हैं और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के बारे में। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। अब देखो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में क्या क्या आते हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम इसमें देखते हैं स्प्लीन। फर्स्ट आपका तो स्प्लीन होगा, टॉन्सिल आपका आएगा, आपके लिम्फेटिक नोड्स आएंगे, लिम्फेटिक नोड्स आएंगे। उसके बाद आपका जो इंटेस्टाइन पाया जाता है उसमें पियर्स पैचेस आते हैं, और साथ ही साथ आपका अपेंडिक्स आता है। तो पियर्स पैचेस, पियर्स पैचेस एंड जो लास्ट है वो अपेंडिक्स है, जो हालांकि ये वेस्टिजियल होता है बट यहाँ पे काम का होता है। तो ये सारे के सारे पार्ट, ये सारे के सारे ऑर्गन कौन से ऑर्गन में आते हैं? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में आते हैं। मतलब फॉर्मेशन मैचुरेशन वहां पे होगा बट डिफरेंशिएशन यहाँ पे होगा। यहाँ पे क्या होगा? एक तो होगा ये सारे ऑर्गन्स में, चाहे वो स्प्लीन के बारे में बात करें, चाहे टॉन्सिल के बारे में बात करें, चाहे लिम्फेटिक नोड्स के बारे में बात करें, पियर्स पैचेस हो गए, अपेंडिक्स हो गए, इनके बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होने वाला है? यहाँ पे जैसे डिफरेंशिएशन होने वाला है। किसका डिफरेंशिएशन? जो बी लिम्फोसाइट्स है, टी लिम्फोसाइट्स है, इनका डिफरेंशिएशन होगा। कोई इसमें प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा तो कोई मेमोरी सेल बनाएगा, कोई यहाँ पे टी लिम्फोसाइट्स वाले आपके सप्रेसर सेल बनेंगे, टी किलर सेल बनेंगे, या फिर आपके हेल्पर सेल बनेंगे, या फिर आपके मेमोरी सेल्स बने, टी मेमोरी सेल्स बनेंगे। तो ये सारा डिफरेंशिएशन का काम कहाँ पे होना है? सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन्स के पास होना है, डिफरेंशिएशन। साथ ही साथ यहाँ पे क्या होता है? इनको एक्टिवेट कर दिया जाता है ताकि अब ये क्या करेंगे? फाइट जाके करेंगे। मतलब ये वो साइट होते हैं, ये स्प्लीन, टॉन्सिल, लिम्फेटिक, पियर्स पैचेस एंड अपेंडिक्स, वो साइट होते हैं जहां पे एंटीजन बॉडी के अंदर इंटर होता है। यहाँ पे उनको ट्रैप कर लिया जाता है, यहाँ पे उनको पकड़ लिया। दिस इज द ट्रैपिंग साइड ऑफ द एंटीजन। ट्रैप कर लिया जाएगा, वो साइड होती है। अब जहां पे इनको पकड़ा जाएगा वहां पे क्या होंगे? आपके पहले से लिम्फोसाइट प्रेजेंट है वहां, और ये लिम्फोसाइट्स कहाँ पे है? प्राइमरी ऑर्गन से सेकेंडरी ऑर्गन के पास है। यहाँ पे इनको ट्रैप कर लिया गया एंटीजन को, जो भी पैथोजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर इंटर हुआ उनको ट्रैप कर लिया गया। अब किसको एक्टिवेट किया जाएगा? पहले तो डिफरेंशिएशन होगा लिम्फोसाइट्स का, दूसरा हम ट्रैप करेंगे किसको? पैथोजन या एंटीजन को ट्रैप करेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा कि एक्टिवेशन होगा। किसका एक्टिवेशन होगा? एक्टिवेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स, चाहे वो आपका बी लिम्फोसाइट्स हो चाहे टी लिम्फोसाइट्स हो, उनको एक्टिवेट कर दिया जाएगा ताकि वो क्या कर सके? इस पैथोजन एंटीजन या फिर जो भी फॉरेन पार्टिकल है उसको किल कर सके, उनको डिस्ट्रॉय कर दे, उनको कंप्लीटली वैनिश कर दे। ठीक है, तो ये सारा का सारा प्रोसेस कहाँ पे होना है? सेकेंडरी ऑर्गन में होना है। तो स्प्लीन हो गया, टॉन्सिल हो गया, लिम्फेटिक नोड्स हो गए, ये सारे के सारे ऑर्गन वो होते हैं जहां पे इनका एक्टिवेशन होता है, डिफरेंशिएशन होता है एंड ट्रैपिंग ऑफ एंटीजन। ये 3-4 प्रोसेस अच्छे से आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। ऐसा कोई नहीं है कि बहुत कठिन चीज है और आपने पहले भी नहीं पढ़ा हुआ है, तो जरूरी नहीं है कि आपने पहले पढ़ा नहीं पढ़ा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। चीजें आसान है, ध्यान से लगाओ, ध्यान दोगे तो समझ में आएगा, और अगर रैंडमली पढ़ोगे तो फिर नहीं समझ में आएगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जब भी आपको जरूरत पड़े तो पिछला वाला लेक्चर जरूर देख लिया करें, क्योंकि बीच से अचानक पढ़ने में चीजें समझ में नहीं आती। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो, अगर आपने पहले भी पढ़ा हुआ है तो आप कहीं से भी उठा के पढ़ सकते हैं। ओके, थोड़ा सा मैं आपको स्प्लीन के बारे में भी बता दूं क्योंकि स्प्लीन इंपॉर्टेंट है। देखो, स्प्लीन एक इंपॉर्टेंट सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है जिसका फंक्शन, जो एक ब्लड रिजर्वोयर का भी काम करता है, क्योंकि ब्लड, इसमें ब्लड का कलेक्शन भी होता है। ब्लड जाके यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है और यहाँ पे आपकी एरिथ्रोसाइट सेल्स भी पाई जाती है, साथ ही साथ आपके मैक्रोफेग्स भी पाए जाते हैं। तो मैक्रोफेग्स के पाए जाने का रीजन क्या है ना, क्योंकि इनके अंदर
डिस्ट्रक्शन होता है आरबीसी, क्योंकि आरबीसी को आपको पता है आरबीसी की जो एज होती है वो 90 टू 120 डेज के आसपास होती है, और शुरुआत में तो इतने दिन तक सर्वाइव करते हैं, उसके बाद इनकी डेथ हो जाती है। तो इनके डिस्ट्रक्शन का काम, मान लेते हैं एक आरबीसी है, अब क्योंकि शुरू में वो बहुत इफेक्टिव होती है, आरबीसी बहुत अच्छे से काम करती है, जैसे जैसे उनका टाइम बढ़ता चला जाता है तो आरबीसी का वो इफेक्टिवनेस जो है ना वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है। तो लगभग 120 दिन तक जाते जाते वो उनमें स्टिफनेस आ जाता है या फिर वो हार्डनेस आ जाता है, उतने ठीक से काम नहीं कर पाते। तो जैसे ही पहुंचते हैं स्प्लीन के अंदर इनका डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है, ओल्ड वाले का, न्यू वाले का नहीं। जो यंग है आरबीसी है, जो नई नई आरबीसी बनी है, उन पे कुछ नहीं होगा। तो ब्लड सर्कुलेट करके स्प्लीन में पहुंचेगा, जहां पे क्या हो जाएगा, उनका डिस्ट्रक्शन होगा। बाकी तो ये तीनों प्रोसेस तो हो ही रहे वहां पे, साथ ही साथ उनका डिस्ट्रक्शन भी होता है। लिम्फेटिक नोड्स के बारे में भी बताया गया है जो चीजें। तो लिम्फेटिक नोड में सबसे इंपॉर्टेंट काम कौन सा होगा, एक्टिवेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स। ऐसा नहीं है कि लिम्फोसाइट्स स्प्लीन और बाकी पार्ट्स में उनका एक्टिवेशन नहीं हो रहा है, बट याद रखें लिम्फेटिक नोड्स में जो ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक्टिवेशन में। तो इन चीजों के बारे में भी आप थोड़ा से देख लें। तो और ये याद रखें कि ये वो जगह होती है जहां पे एंटीजन को ट्रैप कर लिया जाता है और एक्सपोज कराया जाता है, किनसे, टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स से एक्सपोज कराया जाता है, जिनके अगेंस्ट वो रिस्पॉन्स करना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज याद रखें कि एक्टिवेट कहाँ पे होगा, आपके लिम्फेटिक नोड्स हो गए, टॉन्सिल्स हो गए, यहाँ पे इनको एक्टिवेट किया जाएगा। और या फिर आप ये याद रखें कि लिम्फेटिक नोड्स में इनको एक्टिवेट किया जा रहा है। तो यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आ गया। ओके, अब हम एक लास्ट पॉइंट पे बात कर लेते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं कि हमेशा इस ब्लड के थ्रू ही सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जितने भी एंटीजन ट्रेवल करें। कभी कभी होता क्या है ना कि ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से एंटर करते हैं, मतलब कि नोज से एंटर कर जाते हैं, या फिर हमारे ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पहुंच जाते हैं, कभी कभी ये यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट में से होते हुए चले जाते हैं। अब वहां पे बचाने के लिए वहां पे इन सारे के सारे ट्रैक्ट जो है ना, वहां पे एक लेयर पाई जाती है, म्यूकोजल लेयर पाई जाती है। और उस म्यूकोजल लेयर में बीच बीच में कौन से टिश्यू पाए जाते हैं, उस म्यूकोजल लेयर में एक टिश्यू होता है, उस टिश्यू का नाम क्या है, माल्ट। मैंने पहले भी इसके बारे में बताया था कि हम एक सिर्फ टिश्यू के बारे में बात करने जा रहे हैं, माल्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिनका नाम है म्यूकोजल एसोसिएटेड, क्योंकि म्यूकोजल के साथ जुड़ा होता है, म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। तो ये वो टिश्यू होता है जो आपकी म्यूकोजा की लेयर, जो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के जो साइड साइड में म्यूकोजल लेयर पाई जाती है, या फिर आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या फिर आपकी यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट में जो म्यूकोजल लेयर पाई जाती है, उनमें आपका माल्ट होगा। और माल्ट क्या करता है, उन सारे एंटीजन को, उन सारे पैथोजन को पकड़ के उनको किल करने का काम भी वहां पे कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से हमारा इम्यून सिस्टम, तो याद रखिए हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो लिम्फोइड ऑर्गन, लिम्फोइड टिश्यू, लिम्फोइड सेल्स एंड एंटीबॉडी से मिलकर बना होता है, जिसमें से हमने आज लिम्फोइड ऑर्गन्स और लिम्फोइड टिश्यू को पढ़ा। लिम्फोइड सेल्स के बारे में, एंटीबॉडी के बारे में आपने पहले ही पढ़ा हुआ है। तो अगर कहीं से किसी ने पूछ लिया तो आप बताएंगे चारों, हालांकि आपने आज डिटेल में इन्हीं दो को पढ़ा हुआ है। और बाकी सारी चीजें आई होप कि समझ में आ गई होगी। अगर इसमें से जरा सा भी कंफ्यूजन होगा, ऑफ कोर्स ये सारी चीजें मैंने अपने हिसाब से बहुत आसान तरीके से इनको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी कहीं से कमी रह गई, बिकॉज हर कोई मिस्टेक करता है, मुझसे भी मिस्टेक होता है, जरूरी नहीं। बहुत सारे बच्चों ने भी पहले बताया हुआ है कि सर यहाँ पे आपसे गलती हो गई है, आप उसको सही कर लें। तो कभी कभी मुझे टाइम मिलता है तो मैं भी उनको सुधारने की कोशिश करता हूँ। और आज जो कुछ भी है आप लोगों की मदद से ही है, क्योंकि आप लोगों ने हमेशा अपने फीडबैक और अपने आप लोगों ने हमेशा इनकरेज किया मुझे, जिसकी वजह से आज मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। धीरे धीरे मेरे लेक्चर्स का जो तरीका है, लेक्चर डिलीवरी का जो तरीका है, वो भी काफ़ी अच्छा इम्प्रूव हुआ है। तो सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ें, कोई प्रॉब्लम आ रही है ज़रूर आप मुझे शेयर करें, और हार्ड वर्क करते रहें। एग्ज़ाम के जो पैटर्न्स हैं उनको समझें, उनके क्वेश्चंस को समझें, जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।